अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और आज डिटेल के अंदर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि आज यह है कि एनालिसिस मैंने आपके सामने ही करने हैं। मैं आप अभी ही मार्केट देख रहा हूँ तो अभी देखेंगे जो जो पेयर्स हमें समझ आते हैं। लाइक हम अमूमन जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड और डीएक्सवाई के पेयर को हम ऐड करते हैं। इसके अलावा जो दीगर पेयर्स होते हैं मैं उनको लॉन्ग टर्म में कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जब हम एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर इंट्राडे एनालिसिस दें तो वो तो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। बकाया जो हफ्ते में 3 दिन होते हैं उसके बाद फिर दोबारा वीडियो बनाने की अच्छी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए कोशिश होती है मेजर पेयर्स के एनालिसिस दिए जाएं ताकि वो पूरे हफ्ते तक वैलिड रहे या कम से कम महीने तक भी वैलिड रहे, एक डायरेक्शन दी जाए। देखें, एंट्री लेते वक्त एक आप लोगों को मशवरा है कि डरना नहीं है, फेयर निकालना है किसी न किसी साइड। यानी कि मैं जो समझाता हूँ, जब मैं आपको समझा रहा हूँ कि फलां 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 ये एनालिसिस ये एनालिसिस ये एनालिसिस, तो उस वक्त आपने उस डायरेक्शन के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ विद प्रॉपर एसएलटीपी के साथ बैठना है। आप कुछ ट्रेड करेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी बात करते हैं जो एफओएमसी की आई है स्टेटमेंट, फेड के जो चेयरमैन हैं पॉवेल, उन्होंने जो बयान दिए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने कहा है, अमूमन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एफओएमसी की न्यूज़ को, उन्होंने कहा है जी इंटरेस्ट रेट जो मार्च में हमने कट करना था हम लोग उसको नहीं सोच रहे। हालांकि जो इकोनॉमी है वो भी, जो उनकी एक इन्फ्लेशन का टारगेट था वो भी बेटर हुआ है और मजीद भी चीजें बेटर हुई हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं देख रहे। अच्छा, नहीं देख रहे। अब जो ट्रेडर्स को लग रहा है, जो एनालिसिस ट्रेडर्स के आ रहे हैं या ओवरऑल एनालिस्ट के एनालिसिस आ रहे हैं, वो ये हैं कि बाय द एंड ऑफ द मई मई में जाके इंटरेस्ट रेट कट होगा, जिससे क्या हुआ कि मार्केट में एक फेयर था स्कैल्पर्स के लिए या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो मार्केट सही है। लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए या स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक मार्केट में फेयर था कि इंटरेस्ट रेट कट हो गया, हो जाएगा या नहीं होगा। उनको बड़ी इंतजार थी, बल्कि मुझे भी बड़ा इंतजार था कि ये एफएमसी के अंदर अब अच्छा मे भी ये मार्च में कर दें, लेकिन इन्होंने भी जो बयानबाजी की है मैं वो आपको बता रहा हूँ और इसका पूरे महीने की मार्केट पे बड़ा अच्छा असर अंदाज होगा। मतलब कि अब जो नेक्स्ट उन्होंने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया भी, मार्च में बढ़ा भी देते हैं या कम भी कर देते हैं, लेकिन अब जो उनकी बयानबाजी है या बयान है कि हम सोच नहीं रहे अभी, और ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि 40% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट ना हो और हो सॉरी हो, और 60% चांसेस है कि कट ना हो बल्कि इसको यहीं पे रखा जाए। अच्छा, अब मंडे वाले दिन फिर फेड चेयर पॉल स्पीक्स है और इसके अंदर ये मजीद इसको हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। लेकिन अभी तक जो एफएमसी स्टेटमेंट थी, जो एफएमसी मीटिंग मिनट्स थे जिसमें सारे जो मेंबर्स हैं वो बैठते हैं कमेटी के, तो अब उसके अंदर जो बयानबाजी हुई या बयान दिए गए वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मंडे वाले दिन आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, जिसका डाटा आप पढ़ सकते हैं कि न्यूट्रल डाटा है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट अनाउंस होना है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। कैश रेट, इंटरेस्ट रेट, शरह सूद, ये मुख्तलिफ इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाले पेयर्स के ऊपर ट्रेड करने वालों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस से वो एक डायरेक्शन का मुतय्यन करते हैं, और जब डायरेक्शन का मुतय्यन करता है तो बंदा इंट्राडे या H4 या T1 के अंदर उसी डायरेक्शन में कोई सेटअप ढूंढ के ट्रेड लेता है। फंडामेंटल्स को मैं हमेशा ट्रेड करने के लिए जो होता है कि उसी वक्त आपने ट्रेड करना है, मैं फंडामेंटल्स को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में ले रहा हूँ। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि गोल्ड को किस तरफ लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, मैं इसलिए आपको होल्ड करवा रहा था। अब हम कुछ फैसला करेंगे चार्ट के ऊपर ही जाके करेंगे। भी मैंने चार्ट रीड नहीं किया, मैं सैटरडे संडे जो 2 दिन होते हैं इनमें चार्ट्स वगैरह रीड करता हूँ, टेक्निकल फंडामेंटल्स और दीगर इंफॉर्मेशन जो होती है। अब कैश रेट ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात की जाए तो कैश रेट यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में ये स्टेटमेंट है कि मेंटेन रहेगा, मे भी मेंटेन रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इनकी जो पॉलिसी है, मैं आपको लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। लॉन्ग टर्म में इनकी पॉलिसी ये है कि ये इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। आई थिंक 4.35 से 3.9 या 3.5 समथिंग मैंने पढ़ा था कि इनकी पॉलिसी है कि इन्होंने कट करना। अब मे भी वो फरवरी में करें, मे भी अगले महीने करें, मे भी वो करें, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी यूएसडी खास करके इस पेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कमजोर हो सकता है, अगर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो कमजोर पेयर हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो नहीं रहा,
एनालिसिस में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने फॉरेक्स फैक्ट्री वालों ने भी इंटरेस्ट रेट को सेम ही रखा हुआ है, लेकिन ये कि हो सकता है तो लॉन्ग टर्म जब आप बैठें ये H4 के ऊपर या इंट्राडे डायरेक्शन में, तो फेवर जो है वो बायर्स को जाएगी। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर मैकैलम स्पीक्स है, और ये एक रेगुलर स्पीच है, और इसके अंदर कोई खास हाँ प्रोजेक्शन जरूर होंगी इकोनॉमिक, लेकिन ये है कि ये एक रेगुलर स्पीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज है क्वार्टरली, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट है क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ नेगेटिव पॉइंट, और मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो वीक होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज भी अच्छी न्यूज होती है, हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज इसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप इंट्राडे करने वाले हैं या ट्यूसडे को ट्रेड ले रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा बड़ा इफेक्ट करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का मतलब ये है कि शरह बेरोजगारी का जो रेट है वो बड़ा है, उसके अंदर बेरोजगारी आप कह लें आसान अल्फाज में बड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि मुल्क और कौम पे क्या होता है। 7 तारीख के उसके बाद छोटी मोटी न्यूज़ हैं, और कोई एफएमसी मेंबर कुगलर बार्किन स्पीक्स, और ये मतलब ये चलता रहेगा, मूवमेंट अच्छी रहेगी। मूवमेंट इन छोटी न्यूज़ का फायदा ये होता है, ये ऑरेंज कलर वाली, और ये मूवमेंट अच्छी रहेगी, चलता रहेगा, इंट्राडे वालों का भी स्विंग वालों का भी काम चलता रहेगा। थर्सडे का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, और अच्छा अब जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है ये कम हो रही है, और टारगेट भी इनका ये है कि ये कम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो कम हो। अब अनएम्प्लॉयमेंट कम जो है वो डॉलर के लिए बेहतर है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना डॉलर के लिए नुकसानदेह अमल है। और चार्ट के ऊपर भी ऐसा देख के लगता है कि डॉलर जो है वो मजबूत हो सकता है, लेकिन है चार्ट अभी डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम जो देखा था उसके ऊपर एक साइडवे की पोजीशन थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर डॉलर के हक में ये न्यूज़ है, जो टाटा आ रहा है वो डॉलर के हक में, और जो खबरें आ रही हैं वो भी ये कि टारगेट अचीव करने की कोशिश की जा रही है। अब वो हाउसिंग के अंदर भी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर भी करेंगे, ताकि इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। उसके बाद आरबीआई गवर्नर बुलॉक स्पीक्स है, और आरबीआई का मैंने आपको बताया कि रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का क्या मोटो है, तो स्पीक के अंदर भी जो आप देखें अब फॉलो करें, जिस पेयर के अंदर आपने ट्रेड करनी है उसकी फंडामेंटल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरा जो ध्यान होता है वो डॉलर के ऊपर होता है, क्योंकि डॉलर के साथ बहुत सारे पेयर्स हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को फॉलो करते हो, अब मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो जेपीवाई को कर रहा हूँ और डॉलर को कर रहा हूँ। अब जेपीवाई का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर रहे, तो जीबीपी जेपीवाई किसी सूरत में भी सेल नहीं आने वाला, क्योंकि जब जापानीज येन जब स्ट्रांग होगा तो ही जीबीपी जेपीवाई सेल आएगा। अब इंटरेस्ट रेट शायद उनका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ जेपीवाई का। अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो जेपीवाई का इंटरेस्ट रेट -10 है। अब इंटरेस्ट रेट नॉर्मल भी मैं अगर आपको समझा दूं, फर्ज करें आप बैंक में पैसे रखते हैं तो उस पर आपको एक शरह सूद मिलती है। तो बाद का लोग अपने पैसे बाहर के मालिक में सेविंग अकाउंट्स में ही रखते हैं, लोग हों या जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी आप समझ लें कि सेविंग अकाउंट्स में ही रखते हैं, ताकि उनके ऊपर पैसे लगते रहें, स्टेट बैंक को देते हैं। अब आप जो पैसे रखो, पैसे रखने के बजाय वो आपको देने के बजाय बैंक आपसे ले रहा है, तो उस सूरत में इन्वेस्टर क्या करता है, अपना पैसा बैंक से निकालता है। अब उससे क्या होता है, पैसे की डिमांड बढ़ती है मुल्क के अंदर। अब जब सॉरी सप्लाई बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम होती है, तो उस वक्त फिर पैसे की कदर में गिरावट आती है। लेकिन शायद जापानीज जो बैंक है वो चाहता है कि वो पैसा बिजनेस के अंदर लगाएं, ये बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा होता है। लाइक लोग पैसा स्टॉक नहीं करते बल्कि बिजनेस करते हैं, उससे उससे फायदा ये होता है कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो लॉन्ग टर्म में बेहतर होगी, मुल्क की इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आएगी, मुल्क की मैशत में ग्रोथ होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद कैनेडियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर देखें तो वो 0.1 के से 15 के आ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। ये डाटा मैं न्यूट्रल देख रहा हूँ, ये डाटा बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने वाला मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ये न्यूट्रल डाटा आएगा, और जो दिखा रहे हैं उसके उल्टा ही आना है ये, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुझे नहीं लगता कि बढ़ने वाला है, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग कैनेडियन डॉलर को वीक होना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आए तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जो पेयर ओपन करेंगे, पेयर नहीं करेंगे, डिक्सी को ओपन करेंगे, डॉलर इंडेक्स को ओपन करेंगे। और डॉलर इंडेक्स के अंदर हम जो बात करेंगे, हम जो गुफ्तगू करेंगे, हम जो मौजू बहस लाएंगे, वो हम डॉलर इंडेक्स के टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि डॉलर इंडेक्स हम लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म वे में भी, और ओवरऑल भी। अच्छा, अब अगर डॉलर इंडेक्स के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने रीड करना है ताकि इजी हो। पहले
स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, एक पीरिश स्ट्रक्चर था, बेयर्स जो है वो एक्टिव थे, मार्केट थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन इस सप्लाई ने मार्केट को नीचे धकेला। फिर यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को इस मूव के बाद कंफर्म किया, ठीक है, फिर हायर लो फिर हायर हाई। अब पॉसिबिलिटी है कि एक हायर लो हायर हाई बने और जो डॉलर है वो पुल बैक करे। अब ये जो मूव था ना, ये जो शुरू हुआ अक्टूबर में, ठीक है, बल्कि ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर से, तो ये जो डॉलर इंडेक्स गिरा ना, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट की वजह से भी गिरा। इंटरेस्ट रेट क्योंकि उन्होंने कहा कट करेंगे, तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है जब भी इंटरेस्ट रेट की बात होती है। अब वो क्योंकि कह रहे हैं कि हम नहीं करने वाले, अब उसके में भी करें भी, लेकिन मार्केट में हमने ये देखना है कि वो नहीं करने वाले, हम उसी लिहाज से करेंगे। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो बायर्स के मूव के अंदर रहे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये है कि ये जो लेवल है ये वाला, ये टेस्टेड तो है, ये एक सप्लाई का जोन है, एक टेस्टेड जोन तो है, बट टेस्टेड जोन भी इनवैलिड नहीं हो जाता, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। अगर हम इसको भी देखें तो प्रॉपर इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और प्रॉपर जितने भी हमारे रूल्स हैं उन वो फॉलो कर रहा है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इसको टच करके फिर रिजेक्शन ना ले, फिर मार्केट डाउन साइड ना आए। या तो मार्केट इसको वायलेट करती है तो मैं तो इस लेवल तक का वेट करूंगा, उसके बाद ये ऊपर लेवल है, खैर उस लेवल तक मार्केट पहुंचेगी तो एनालिसिस भी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक D1 में पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, और D1 में यहाँ पहुंचने का मतलब ये है कि गोल्ड वगैरह और दीगर पेयर जमीन बोस हो सकते हैं। तो अब बाकी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेटिंग बुलिश नजर आ रही है। बट मार्केट क्या डिमांड कर रही है हमसे कि एक स्विंग और बने तो ये भी लेवल इनवैलिड हो जाएगा, एसएल हंटिंग भी हो सकती है। फिर अगले स्विंग के ऊपर एक एसएल के साथ इसको बाइंग में देखा जा सकता है। इसको बाइंग में मुराद ये है कि बाकी पेयर्स को देखा जा सकता है। तो ये लेवल मेरे ख्याल में स्टिल वैलिड है, हालांकि मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है, और मार्केट ने जो बुलिश मूव दिया है वो यहाँ से, इस जगह से इंस्पायर्ड होके दिया है। यहाँ पे अच्छी डिमांड थी लेकिन मार्केट ने इसको फॉलो नहीं किया, इससे पहले रिजेक्शन पकड़ी। अच्छा, H4 के अंदर स्ट्रक्चर को देखें तो H4 के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यही चल रहा है, ठीक है, हायर लो हायर हाई एंड हायर लो और एक हाई बना। और H4 को थोड़ा जूम इन करें तो ये एक साइड वे ट्रेंड थोड़ा सा हमें नजर आया, जिसके अंदर जो मार्क करने पे कुछ इस तरह का भी लगता है, लेकिन मैं इस तरह ही कंसीडर करूंगा इसको, ये एक ब्रॉडनिंग वेज भी बनने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रॉडनिंग वेज है, रिवर्सल पैटर्न के तौर पे काम भी करता है ये, इसको भी आपने मार्क करना है। अब ये कर क्या सकता है, ये मार्केट को वापस धकेल सकता है। अगर ये मार्केट वापस इसको फॉलो करते हुए वापस जाती है तो मुझे लगता है कि अब वो जो D1 में हम देख रहे थे वो लॉन्ग टर्म की चीज थी कि मार्केट नीचे आएगी फिर सप्लाई को इनवैलिड करेगी। अभी हम शॉर्ट टर्म जरा उससे नीचे टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो उससे नीचे टाइम फ्रेम H4 है, तो पेयर्स के अंदर भी H4 के अंदर इस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। D1 में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो D1 का ट्रेंड बताया है, H1 के भी एनालिसिस दूंगा। तो जिस जिस टाइम फ्रेम के डिक्सी के एनालिसिस मिल रहे हैं, डिक्सी होता है डॉलर इंडेक्स, यानी डॉलर को हम देख रहे हैं, तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी ब्रेक लगाई है, मार्केट ने इसको रोका है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेंड को इस तरह इसके अंदर रोकने की कोशिश की है। अब ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है कि ये वर्क करेगा, बट ये कि ये कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन पकड़ती है, डाउन साइड आती है, तो फिर गोल्ड बाय जा सकता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे के अंदर कोशिश कर रहे हो, तो आप इस टीएल का ऊपर से ब्रेकआउट होने देना, क्योंकि H4 H1 हम मिला के ट्रेड कर सकते हैं। H1 में भी हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है, ठीक है, H1 में डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि ये वाला एरिया भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, गैप भी था, मार्केट ने गैप भी फिल किया है, लेकिन ये जो विक्स होती हैं गोल्ड और डॉलर के अंदर, ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अच्छा, अब अगर ये नीचे रिवर्स होता है, यहीं से रिजेक्शन ले लेता है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, या एक रिजेक्शन बड़ी देता है, तो फिर तो ये है कि तकरीबन दो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको डॉलर इंडेक्स का सेल और यूरो जीबीपी वगैरह बाय, और गोल्ड भी तकरीबन बाय में जा सकता है। ऐसा फील भी हो रहा है कि थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा नीचे आएगा।
इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। और ये बहुत ज़्यादा कोई वैलिड भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मिड में बना हुआ है। दूसरा सिनेरियो ये वाला है जिसके अंदर मार्केट ब्रेकआउट दे चुकी है, बट इसके अंदर भी मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर इस सिनेरियो को भी आप कॉपी कर रहे हो तो वेट करो, मार्केट रीटेस्ट करे, और इसके बाद जब बाय जाएगी तो उस वक्त आप फिर बाकी जो पेयर्स हैं अगर उनमें सेटअप बनता है यूरो को और GBP USD को, गोल्ड को सेलिंग के अंदर देखिएगा। H1 के अंदर अगर हम देखें तो H1 के अंदर तो हमारे पास सिचुएशन वही है, H4 वाली है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी बेहतर है। अब ये H1 क्या कह रहा है, H1 रेजिस्टेंस हमें बड़ी प्यारी दिखा रहा है। H1 कह रहा है कि भाई क्योंकि ये जुमे वाले दिन सारा सेटअप हुआ है, जुमे वाले दिन ब्रेकआउट हुआ है, तो जुमे वाले दिन वाले ब्रेकआउट को रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मार्केट रीटेस्ट करने आती है तो यहाँ रीटेस्ट पे भी कुछ ना कुछ बनने दें, देन इसको बाय में कंसीडर कीजिएगा। क्योंकि अगर ये बाय जाता भी है तो ये यहाँ तक ही बाय जाएगा, 104 100। अगर बाय जाता भी है तो ये जो ऊपर सप्लाई है 104 180 पे, उधर तक ही बाय जाएगा। क्योंकि ऊपर सप्लाई है, सप्लाई के बाद फिर हम दोबारा एनालिसिस करेंगे, हम अपनी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको रोक देंगे। क्योंकि मार्केट जब सप्लाई को, जो मैंने जोन D1 का बताया, उसको रोकेगी, उसको ब्रेक करेगी, तो फिर हम अगली ट्रेडिंग जो है वो शुरू करेंगे। अभी हम इंट्राडे के अंदर ही रहेंगे, इंट्राडे में एंट्री ले लेंगे, मार्केट जब 180 पे पहुंचेगी ट्रेड्स वगैरह बंद कर देंगे और देखेंगे क्या मार्केट D1 की सप्लाई को, टेस्टेड सप्लाई को रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। उसके बाद बच्चों M30 में तो खैर इसको देखने की जरूरत नहीं है। गोल्ड का क्या फॉरकास्ट है, या गोल्ड में मुझे क्या नजर आ रहा है। गोल्ड में जो है वो लास्ट टाइम तक तो मैं कहता था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो बाय जाएगी, और बाय के अंदर भी एनालिसिस ये थे कि 2080 समथिंग के ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट को इस वाले लेवल ने, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, अब ये जो चैनल है मेरी नज़र में, ये चैनल ये वाला इनवैलिड हो चुका है। अब अगला सिनेरियो जरा बड़ा डिफरेंट सा बन रहा है, बड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मार्केट ना इन इन विक्स को बड़ी रिस्पेक्ट देती है गोल्ड के अंदर। ठीक है, ये जो गोल्ड पेयर है इनमें इन विक्स को, ये जो लेवल हैं इनको मार्केट बड़ी रिस्पेक्ट देती है। अब इससे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई और रिजेक्शन पकड़ के नीचे चली गई। ट्रेंड जो ऑलरेडी एक सेल का मूव पकड़ चुका था उसको दोबारा मार्केट ने बाय धकेलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट और बाकी मामला भी चल रहे हैं, लेकिन इस वाले जोन ने, इस वाली एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ने मार्केट को नीचे भेजा। अब अगर D1 के हिसाब से देखें तो D1 के हिसाब से मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाई, ब्रेक कर पाती है तो वही मैंने आपको जो एनालिसिस दिए थे लॉन्ग टर्म वाले, बाय बाय गया है। मेरे पिछले वीक के एनालिसिस थे बाय, और मैं हर वीक अपडेट इसीलिए देता हूँ कि मार्केट अपडेट होती रहे, तो बाय तो जा चुका। अब फर्दर एनालिसिस ये है कि मजीद अगर आपने बाइंग करनी भी हुई तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे करना। ठीक है, इस लेवल पे ब्रेकआउट पे करना, और बेशक इस लेवल तक यहाँ तक जाके बाइंग करना, उससे पहले बाइंग मत करना तुम लोग। उसके बाद अगर मैं आपको D1 का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो एक रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट, और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर को, जो सेलिंग चल रही थी, बाइंग चल रही थी, उसको ओवरऑल ब्रेक नहीं किया। क्योंकि ये इस लो तक भी आ जाती ना तो ये वाला जो बाइंग वाला स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो जाता, लेकिन सॉरी खत्म हो जाता, लेकिन कमजोर हो चुका है। सेलिंग जो है वो काफी हद तक, क्योंकि साइड में ट्रेंड होने का मतलब ये है कि बाइंग एटलीस्ट जो लॉन्ग टर्म बाइंग चल रही थी, बड़ा बाय का ट्रेंड चल रहा था यहाँ से 1815 से लेके 2145 तक, वो थोड़ा सा कमजोर है। अब ये साइड वे ट्रेंड मजीद डिसाइड कर सकता है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो उसका मतलब है अगेन बाइंग ट्रेंड, नीचे ब्रेक करता है डाउनवर्ड करता है तो अगेन सेलिंग ट्रेंड। अब H1 के अंदर देखें तो H1 के अंदर जो सिचुएशन नजर आ रही है वो मार्केट ना हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, उसके बाद लो मार्केट ने बना दिया। इस स्ट्रीक को मार्केट ने तोड़ा, लो बना दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है हायर लो हायर आई के ऊपर ट्रेंड लाइन लगे, हायर लो हायर आई ट्रेंड लाइन के बगैर भी लग जाते हैं। ये अगर हम इस मूव को भी कंसीडर करें तो मार्केट बाइंग के बाद यकदम ये एक लो बना रही है, फिर हाई बनाया मार्केट ने, और फिर इससे भी लो बनाया। तो इससे पता चलता है कि ये वाला जो बाइंग थी, ये वाला जो ब्रेकआउट के बाद बाइंग शुरू हुई थी,
इस वाले स्विंग के बाद ये बाइंग भी खत्म हो चुकी है। हाँ, अ, अभी फिलहाल इंट्राडे के अंदर कोई ऐसा सेटअप मुझे नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर एंट्री ली जाए, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जो बाइंग है वो दम टूट चुकी है। अगर आप वॉल्यूम भी देखें बाइंग के अंदर, जो जुमे वाले दिन मार्केट ने लास्ट 2 3 4 घंटे बाइंग की, बाइंग हुई या बाय गई, उसके अंदर वॉल्यूम भी मार्केट का कोई खास नहीं है। मार्केट का जो हुजम है वो भी कोई खास नहीं है। जो मूवमेंट है वो भी एक करेक्शन वे के अंदर है। इसको करेक्शन कहते हैं, बड़े मूव को कहते हैं इम्पल्सिव मूव। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट करेक्शन के अंदर थोड़ा बाय जाके फिर एक इम्पल्सिव मूव देगी। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम को भी देखें तो वॉल्यूम खैर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है, बड़ा काम करता है। वॉल्यूम के ऊपर भी देखें बच्चों, वॉल्यूम में हमने देखना होता है कि क्या मार्केट किस डायरेक्शन में हमको लेके जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे लास्ट इस कैंडल के ऊपर अच्छा, D1 में सॉरी H4 में देखें तो H4 में बुलिश वॉल्यूम चल रहा है, उसके बाद भी बुलिश वॉल्यूम है। ये वाला तो हम मंडे फ्राइडे वाला नहीं देखेंगे। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर जो वॉल्यूम देखें तो बाय का वॉल्यूम था और मार्केट बाय गई भी। उसके बाद जो बाय का वॉल्यूम है वो कम हुआ है, ठीक है, लास्ट वॉल्यूम से कम हुआ है बाइंग का। अब हमें सेलर्स चाहिए। H1 के अंदर सेलर्स का वॉल्यूम आया, लेकिन साथ ही बायर्स का वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम से डायरेक्शन कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, वॉल्यूम को देखने के 4 5 तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता। अच्छा, इसके ऊपर भी किसी दिन तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, तफसीलन वीडियो बनाएंगे। वॉल्यूम एक ट्रेंड को भी डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है या कौन सा ट्रेंड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बायर सेलर्स की जंग काफी देर से चल रही है, यहाँ पे भी वॉल्यूम आया था जिसके बाद एक सेल का मूव बना, और उसके बाद जो बायर्स थे वो डाउन वॉल्यूम ही था, फिर एक बड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा सेल का मूव दिया। इस मूव पे एक सेल का वॉल्यूम आया। अब ऐसा फील हो रहा है, जो मैंने टेक्निकल, क्योंकि वॉल्यूम उस तरह डायरेक्शन जो देता है, मैं जो डायरेक्शन वॉल्यूम से लेता हूँ बड़े टीएफ के अंदर लेता हूँ कि बड़े टीएफ के अंदर क्या होने वाला है। बड़े टीएफ में मार्केट जब टॉप या बॉटम पे होती है तो वॉल्यूम से मदद ली जा सकती है कि भाई हाँ क्या करने वाले हो या क्या नहीं करना तुमने। अच्छा, अब डाइवर्जेंस वगैरह को भी देख लें। सॉरी, इंडिकेटर्स में जाना है। अमूमन मैं इसको नहीं देता क्योंकि नए लोगों को ये कंफ्यूज कर देती है। नए लोगों को ये समझ नहीं आती कि करना क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, ठीक है। हाँ, बीरिश डाइवर्जेंस जरूर है। अगर आप देखें तो एक रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस का सेटअप है, ठीक है। उसके अलावा कोई और, यानी यही हमें डाइवर्जेंस से चाहिए था। तो डाइवर्जेंस इसके अलावा हमें नहीं दे रही कुछ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मैं इस छोटे M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखूंगा। अब मुझे जो लेवल नजर आ रहा है, जो लेवल मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, अगर आप इंट्राडे के अंदर इंटरेस्टेड हो तो इस लेवल का वेट करना चाहिए। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, 1 मिनट मैं जरा ड्राइंग्स रिमूव कर लूँ चार्ट से। रिस्क मार्केट के अंदर लेने पड़ते हैं, ये बार बार टेस्ट हुआ है, ये देखो ये वाला जोन, ये वाली जो लाइन है ये बार बार टेस्ट हुई है, ये वाले जो विक्स हैं ये मार्केट ने 2 3 बार टेस्ट की। अगर ये ब्रेक होता है तो देन फिर आप सेलिंग के अंदर बैठ सकते हैं, फिर आप सेलिंग के अंदर बैठ सकते हैं। तो इंट्राडे में उस तरह खास सेटअप नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो करें कि मार्केट इस रेंज को तोड़ रही है, तो आप नेक्स्ट जो वीक है उसको उसकी नेक्स्ट वीक को देखते हुए आप अपनी टीपी का अंदाजा लगा सकते हैं। याद रखें, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोग लॉस से बचने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करें। अगर आप नए हैं, बंदा डर जाता है यार थोड़ा प्रॉफिट में ये बंद कर देता हूँ कितना, तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें, आपका डर खत्म होगा। जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो जीबीपी जेपीवाई के अंदर जो सेटअप रहेगा वो सेम रहेगा। उसके अंदर कोई खास चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रही, मुझे कोई खास नहीं नजर आ रहा, वही सब कुछ पुराना चल रहा है। मार्केट थोड़ा सेल में गई, लास्ट एनालिसिस भी मेरे ख्याल में यही थे। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने एनालिसिस लास्ट टाइम क्या दिए थे, क्योंकि मैंने लास्ट वीक इस पेयर को ज़्यादा फॉलो नहीं किया।
क्योंकि ये पेयर जब तक इंटरेस्ट रेट का मसला सॉल्व नहीं होता, ये पेयर उसी इस रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा। और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस वाले पेयर को मजीद बाय जाना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है, ये रिवर्स होगा और रिवर्सल इसकी स्टार्ट होगी, लेकिन फिलहाल मुझे इस पेयर में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सेलिंग के अंदर बैठना चाहिए, और बाइंग के अंदर भी फिलहाल कम से कम इस पेयर के अंदर मैं आपको मना करूंगा। ओवरऑल अगर आप सेटअप की डिमांड करें तो ये टीएल का जो एंगल है, ये लास्ट टाइम वाला ही एंगल है। अगर आप चाहते हो कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग हम थोड़ी बहुत करें, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है अपवर्ड, ये नीचे वाले टीएल वैसे मैंने लगाई है, अपवर्ड होता है, तो आपने एक शॉर्ट एसएल के साथ जो कि इस इससे नीचे लगा के आप बाइंग के अंदर बैठ सकते हो। कहाँ तक? इस प्राइस तक। ये जो टीएल है ना, 1,90,300 या 1,90,400 के दरमियान दरमियान आप बैठ सकते हो। जीबीपी यूएसडी की बात की जाए बच्चों, जीबीपी यूएसडी की बात की जाए तो जीबीपी यूएसडी हमें बड़ा तंग करने वाला है। एच डी जो चल रहा है, D1 चल रहा है, इसके अंदर ये खासा साइड वे ट्रेंड के अंदर मालूम होता है, ये आप देख सकते हैं। बल्कि इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं होगी आप लोगों की। आप देख सकते हैं कि एक साइड वेज का एक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो साइड वेज स्ट्रक्चर ब्रेक होना है। अब मे बी नेक्स्ट वीक ब्रेक हो जाए। और वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम से इंफॉर्मेशन आप क्या गैदर कर सकते हैं? वॉल्यूम आपको बता रहा है कि मार्केट ने सेल जाना है। ठीक है, वॉल्यूम का अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफी हाई आया है और टाइम फ्रेम भी D1 का है, तो उसके बाद साइड वेज चल रहा है, तो वॉल्यूम आने का मतलब ये है कि हुजम जो है वो सेलर्स का ज्यादा है। तो अब पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट वॉल्यूम से डाउनवर्ड हो सकती है और H4 के ऊपर भी हमें एंट्री मिल सकती है। ठीक है, H4 में मैं जो देख रहा हूँ वो मार्केट सपोर्ट के ऊपर है। तो या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम इस सपोर्ट के ऊपर प्रॉपर इस सपोर्ट के ऊपर, इस लेवल के ऊपर इसको मार्केट ने काफी बार रिस्पेक्ट दी है, एक बार, दो बार, यहाँ से तीन बार, चार बार, पांच बार वीक हो चुकी है। जबकि रेजिस्टेंस का ये जो लेवल है ये भी तकरीबन दो तीन बार टच हुआ है, लेकिन उस तरह इतना वीक नहीं हुआ। और सेलर्स का वॉल्यूम भी ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो इस लेवल तक H4 और इंट्राडे के अंदर सेलिंग की जा सकती है, जो कि अगर पिप्स में कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में कोई 100 से ज्यादा पिप्स जो है वो टीपी बन जाती है। अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो फिर तो 150 पिप्स टीपी बनती है नीचे वाले एरो तक। अगर ऊपर तक रहती है तो फिर टीपी जो है यानी, अच्छा ये वाला जो लेवल है ये मैं उसको स्ट्रॉन्ग डिमांड कंसीडर करूंगा। उसका वजह क्या है? नए बच्चे जो हैं वो काफी, उनको जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये देखो, ये करेक्शन मूव है, ठीक है, एक लो वॉल्यूम वाला मूव है, उसके बाद एक बड़े वॉल्यूम वाला मूव आया है, तो इस एरिया के ऊपर ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जब भी सेलिंग हमने करनी है इस एरिया तक करनी है, इस एरिया के बाद दोबारा ट्रेड हम लेंगे। अगर ये एरिया फेल होता है तो इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर दोबारा ट्रेड ली जाएगी। तो या तो बाइंग की जा सकती है, अगर अच्छा एविडेंस स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग वगैरह लगती है तो एसएल यहाँ पे लगा के रेजिस्टेंस तक हम जो है वो बाइंग कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस के करीब करीब तक हम बाइंग कर सकते हैं। ब्रेकआउट जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। और यूरो यूएसटी के अंदर उस तरीके से कोई खास एनालिसिस नहीं है, और ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल ट्रेड लें, उसमें सेटअप्स को कंफर्म होने दें। बच्चों दुआओं में याद रखिएगा, कोई पेयर ऐड करवाना है तो लाजमी बताएं। इंशाल्लाह ताला मैंने जीबीपी जेपीवाई को आपकी रिक्वेस्ट पे ऐड किया है, जीबीपी यूएसडी को आपकी रिक्वेस्ट पे ऐड किया है, वरना मैं सिर्फ गोल्ड के एनालिसिस देता था। और डीएक्सवाई मैंने अपने खुद ऐड किया है ताकि आप लोगों को सजेशंस, क्योंकि मेरा फर्ज है, आपका टीचर हूँ, मेरा फर्ज है आपको सजेशंस भी देना। बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।